दोस्तों 3 परीक्षाओं की तिथियां वो आपस में टकरा रही हैं। इसमें सिर्फ एक परीक्षा ऐसी है जो बाकी दोनों परीक्षाओं से ओवरलैप हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी 2018 में वीडियो की जो परीक्षा हुई थी उसका री एग्ज़ाम कराने वाला है 26 और 27 जून को। इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा आपको याद होगा ईपीएफओ का विज्ञापन जारी किया गया था जिसकी परीक्षा हो रही है 2 जुलाई को। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीएड की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं दोनों ही ये जो परीक्षाएं हैं यानी कि वीडियो और ईपीएफओ दोनों से ओवरलैप हो रही हैं। तो अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय को ज्ञापन देकर तिथि बदलने की मांग की है। तो खबर आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिलहाल आपको फिर से बता दें कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की बीएड की सेमेस्टर परीक्षाएं और ईपीएफओ में विभिन्न पदों और ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आपस में टकरा रही हैं। परीक्षा तिथि में बदलाव किए जाने की मांग लेकर छात्रों ने सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। और जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी पुनः परीक्षा कराने वाला है और ये डेट है 26 और 27 जून। वहीं पर राज्य विश्वविद्यालय यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय 23 जून से जो बीएड की परीक्षाएं हैं उसको शुरू कर रहा है। तो ये परीक्षाएं चलेंगी कब तक? 26 जून। तो देखो यहाँ पर 26 जून से जो बीएड की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो बीडीओ भर्ती और बीएड की परीक्षा एक ही दिन पड़ रही है। तो अभ्यर्थी बस एक ही परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन आवेदन तो कई अभ्यर्थियों ने दोनों में किया हुआ है। तो फिलहाल यही बात अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन किया जाए। और कौन सी परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से वही परीक्षा 2 को प्रभावित कर रही है और वो बीएड वाली है। बाकी ये जो वीडियो री एग्ज़ाम है और ईपीएफओ है ये तो टलने से नहीं, क्योंकि ये परीक्षाएं टलेंगी नहीं। अगर इसी चैनल पर आपसे ये कहा जा रहा है कि वीडियो री एग्ज़ाम टल सकता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए और ये परीक्षा देने के लिए आप 26 या 27 किसी एक तिथि को घर से निकलेंगे, ठीक है। और वहीं पर ईपीएफओ ये तो यूपीएससी की परीक्षा है, तो ये भी है, टलने के लिए कोई भी मतलब यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। फिलहाल एक परीक्षा टल सकती है और वो टलेगी, ये है आपकी बीएड की जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है और वो भी सिर्फ एक विश्वविद्यालय की परीक्षा है, तो ये ज़रूर टल जाएगी, ठीक है। हालांकि ये जो खबर है वो आज के हिंदुस्तान में भी है और अमर उजाला में भी प्रकाशित हुई है प्रमुखता के साथ। और मुझे पता है कई सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो कि अब तक आपको काफ़ी हड़का चुके होंगे। यूपी में से हड़काना ही बोलते हैं कि परीक्षा टल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, शांति से अपना एग्ज़ाम दीजिए। बाकी ये समस्या भी बस उन लोगों की है जो लोग रज्जू भैया विश्वविद्यालय से बीएड के छात्र हैं, बस उन्हीं की समस्या है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो बिहार में जो शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं जिसमें लगभग 1,70,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती होगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी इस भर्ती में मौका मिल जाए, लेकिन बिहार की इस भर्ती में सिर्फ बिहार वालों को ही अवसर दिया गया है। तो फिलहाल नोटिफिकेशन तो पहले जारी कर दिया गया था और डिटेल्स भी मैंने आप लोगों के सामने रख दी थी। नोटिफिकेशन पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 2 दिन बाद यानी कि 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन 15 जून से 12 जुलाई तक चलेंगे। इसमें कुल 1,70,461 पद हैं जिसमें लगभग 79,943 प्राइमरी टीचर के पद हैं और 39,916 माध्यमिक टीचर और 57,602 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो लोग कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं अगर बीएड नहीं भी हैं तो भी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा में भी 8 साल तक की छूट है और आप पढ़ाएंगे कंप्यूटर की इस क्लास में तो पीजीटी के लेवल पर यानी कि 11वीं और 12वीं की क्लास में अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं और अगर आप बीए हैं मतलब बीई, बीटेक, बीसीए और कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा हैं, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है, कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा ही है, तब भी आप इसमें आवेदन
कर सकते हैं। और इसके लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं है, डायरेक्टली अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेकर आते हैं तो आपका चयन भी कर लिया जाएगा। तो तीनों श्रेणियों के अध्यापकों का फॉर्म एक ही है, लेकिन परीक्षा अलग अलग होगी। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसी में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आपको फीस सबकी जमा करनी पड़ेगी कंबाइंड रूप से, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो अलग अलग डेट में रहेंगी। एग्ज़ाम डेट पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, ये परीक्षा अगस्त में होगी, 19, 20, 26 और 27 अगस्त को। ठीक, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और कंप्यूटर शिक्षकों के पदों के अलावा अन्य पदों के लिए योग्यता जो है, कक्षा 1 से 5 तक अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इंटर के साथ DLED हो और सीटेट या BTET का पेपर 1 आपने पास किया हो। कक्षा 9वीं और 10वीं माध्यमिक शिक्षक ग्रेजुएशन BEd और STT पेपर 1 पास हो। ये मतलब यूपी में TGT कहा जाता है इसे। और PGT के लिए यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएशन BEd और STT पेपर 2 आपने पास किया हो, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 14 मई को UPPCS की परीक्षा हुई थी और 28 मई को UPSC के द्वारा ISPCS की प्रारंभिक परीक्षा करवाई गई थी। फिलहाल UPSC तो UPSC है, उसने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया है। कुल 14,624 अभ्यर्थी जो हैं वो UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं। मुख्य परीक्षा के बारे में भी जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCS के लगभग 14 दिनों के बाद UPSC के द्वारा यह परीक्षा करवाई गई थी और इस परीक्षा का परिणाम अंततः जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर प्रारंभिक, मुख्य और अंत में साक्षात्कार, ये 3 चरण होते हैं इस पूरी भर्ती को पूरा होने के लिए। कट ऑफ आखिरी परिणाम के बाद जारी किया जाएगा। यहाँ पर ये भी बताया गया कि अभी कट ऑफ जारी नहीं होगा। और जो लोग सफल हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, अगर वो मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो उनको जो विस्तृत आवेदन पत्र होता है उसको भरना होगा, जिसके लिए बहुत जल्दी तारीखें जो हैं वो डिक्लेयर की जाएंगी। इसको DFF कहते हैं, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम व्यक्ति को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ वैध नहीं, ऐसा कहना है हाई कोर्ट चंडीगढ़ का। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मुस्लिम व्यक्ति को अनुसूचित जाति यानी कि SC आरक्षण का लाभ वैध नहीं है। यह फैसला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त करने के फैसले पर मुहर लगाते हुए किया गया है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर आबिद अली ने उन्हें बर्खास्त करने के 28 जुलाई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें 2 जुलाई 2007 को नियुक्ति मिली थी। 2012 में कृष्ण कुमार ने यूनिवर्सिटी को शिकायत दी थी, जिस पर जांच शुरू हुई और इसके बाद करनाल के DC ने जांच में पाया कि जो SC सर्टिफिकेट याची ने नियुक्ति के लिए आवेदन करते हुए दिया था वह उनके पास पंजीकृत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा है कि याची इस बात से मुकर नहीं सकता कि उसने SC श्रेणी में आवेदन किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मान भी लिया जाए कि याची ने कोई फ्रॉड नहीं किया है और उसका SC प्रमाण पत्र भी अथॉरिटी ने जारी किया है, तो भी यह वैध नहीं है, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ वैध नहीं है। और इसी क्रम में फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर आपके सामने काफ़ी चुनौती बनकर खड़ा है, तो आप एक 40 पेज की PDF है, इसको लेके पढ़ लीजिए। आपकी सारी समस्याएं, आपका जो सारा तनाव है वो दूर हो जाएगा। इसमें कुछ 700 प्रश्न हैं जो कि सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसकी सामान्य कीमत 180 रुपये है, लेकिन आप क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप मात्र 60 रुपये में इस PDF को ले सकते हैं, मतलब एक कुल्फ़ी से भी कम के दाम में। तो इस PDF का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई शुरू करिए और कम से कम 3-4 बार पढ़िएगा इसे, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। वैसे भी 40 पेज है, अगर आप पहली बार पढ़ने में आपको 2-3 घंटे लगेंगे, नेक्स्ट टाइम बस 1 से 1.5 घंटे में ही आपका काम हो जाता रहेगा। तो 4-5 बार पढ़ डालिए, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखो, आपको याद दिला दें, जो पैन धारक हैं वो ज़रूर ध्यान दें, इस चूक के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगर आपका जो पैन है वो आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं है तो उसे जाके लिंक कर लें, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 जून है। और अभी तो फ़िलहाल 1000 रुपये का विलम्ब शुल्क ही लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है।
सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, फिर TDS कटौती काफ़ी हाई रेट पर कटेगी, लंबित रिफ़ंड और कुछ रिफ़ंड जो मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तमाम मुश्किलें आपके सामने आने वाली हैं। तो जो काम करना ही है उसको कर ही लीजिए 30 जून से पहले। और इसको कैसे लिंक करना है इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए और मोबाइल से ही जाके लिंक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।